नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का मॉर्निंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब ने पिछली कुछ क्लासेस में देखा था कि पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकाई एक भाषा हिंदी भाषा और उसका विकास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्या टॉपिक है हमारा इकाई एक का हिंदी भाषा और उसका विकास। उसको प्रारंभ करने से पहले हम सब जो भाषा है उसके बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। हिंदी भाषा और उसका विकास हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर लें कि भाषा क्या है, भाषा किससे कहते हैं, भाषा और बोली में अंतर क्या है। ये कुछ चीजें हमारी स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद हम अपनी क्लास के आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछती हूँ कि भाषा क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाषा क्या है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाषा क्या है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई थी। किससे हुई थी? संस्कृत के भाष धातु से। किससे? संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ है ध्वनि। क्या अर्थ है इसका? ध्वनि। लेकिन कोई भी ध्वनि भाषा नहीं हो सकती। कोई भी ध्वनि, किसी भी ध्वनि को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा होने के लिए एक सार्थक ध्वनि होना आवश्यक है। भाषा होने के लिए क्या आवश्यक है? सार्थक ध्वनि होना। सिर्फ ध्वनि भाषा नहीं है, बल्कि सार्थक ध्वनि के समूह को हम भाषा कहते हैं। आज आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि सार्थक ध्वनि के समूह को हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? ध्वनियों का समूह। कौन सी ध्वनियां? सार्थक ध्वनियों का समूह। तो इससे स्पष्ट हुआ हमारी भाषा क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो भाषा संबंधित परिभाषा है, अनेकों विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब वो परिभाषा को पढ़ने के लिए परिभाषा शब्द को समझना जरूरी है। परि का अर्थ होता है सीमा और भाषा का मतलब होता है बांधना। तो सबसे पहले जो बंधी बंधाई सीमा होती है उसको हम क्या परिभाषा को समझते हैं। उसके बाद जिन विद्वानों ने भाषा के संबंधित जो परिभाषाएं दी हैं, मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पढ़ूंगी कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। उन्होंने क्या कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार भली भांति अपने तक पहुंचा सकता है, यानी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। क्या है? भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचार, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भली भांति दूसरों तक प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को भली भांति अपने तक समझ सकता है। किसने कहा ये? कामता प्रसाद गुरु ने। किसने कहा ये? कामता प्रसाद गुरु ने। उसके बाद आते हम मनुष्य और मनुष्य के बीच। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सार्थक ध्वनियों के समूह को हम भाषा कहते हैं। वहीं पे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उसी को परिभाषा देते हुए कैसे लिखा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। किसने कहा ये? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगले हम पढ़ते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। किसके द्वारा? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे सार्थक ध्वनि समष्टि है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये किसने कहा? बाबूराम सक्सेना ने। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसने कहा ये? बाबूराम सक्सेना ने। उसके बाद हम आते हैं भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से। भाषा निश्चित फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। किसने कहा ये? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। किसने कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। क्या कहा इन्होंने? भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, यानी जिसको हम विश्लेषण कर सके और जिसको हम पढ़ सके, वो सार्थक ध्वनि है जिसको हम पढ़ सके और जिसका हम विश्लेषण कर सके। किसने कहा ये? भोलानाथ तिवारी ने। तो यहाँ कुछ हम लोगों ने विद्वानों की परिभाषाएं देखी। जो सबसे मुख्य परिभाषाएं थी वही मैंने आप लोगों को बताई है। ज्यादातर पेपरों में पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है? कोटेशन दे देते हैं।
कोटेशंस के बाद मतलब पूरी एक परिभाषा दे दी और नीचे विकल्प दे दिए, इनमें से किसने ये परिभाषा दी है, भाषा संबंधित किसकी परिभाषा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए किस विद्वान की है। तो परिभाषाएं मैंने आप लोगों को बताई सारी की सारी, और इसको आप वीडियो के माध्यम से जब आप बार बार देखेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित ध्वनि समूह है। क्या है? भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित ध्वनि समूह है, जिसके माध्यम से सामाजिक प्राणी एक दूसरे से विचार विनिमय करता है। तो भाषा क्या है? आप लोगों को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझाया, कुछ मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना कि भाषा क्या है। भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा, जो हम उच्चारण करते हैं, द्वारा उच्चारित ध्वनि समूह है, ध्वनि योगों का समूह है, जिसके माध्यम से सामाजिक प्राणी एक दूसरे से विचार विनिमय करता है। हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अगर आपको हमारी भाषा नहीं आती होगी तो क्या आप उस चीज को समझ पाओगे? तो इसीलिए सबसे पहले भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, वो भाषा है। ठीक है, अगर हम भाषा को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखते हैं तो भाषा भूगोल के आधार पर भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखते हैं तो भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है क्या है? यानी भाषा वही है जो देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है, और इस स्तर पर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मान सकते हैं। हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। समझ में आया? तो क्या है कि भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, यानी वह भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। हमारे देश के अधिकांश भागों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। समझ में आया आप लोगों को? हमारे देश के अधिकांश भागों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा। तो भाषा स्पष्ट हुई। अब हम देखते हैं कि भाषा का प्रशासनिक रूप भी है। प्रशासनिक रूप भाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि भाषा का एक प्रशासनिक रूप है, जिसे हम राजभाषा कहते हैं। जिसे हम राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे हम राजभाषा कहते हैं। अब बच्चों, अगर राजभाषा की हम बात करें तो राजभाषा शब्द आते ही जो भ्रम पैदा होता है कि राजभाषा यानी राज्य की भाषा। तो राजभाषा से मतलब वो नहीं है कि राज्य की भाषा। राजभाषा का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा, सरकार की भाषा। सरकार की भाषा यानी सरकार के जो 3 मुख्य अंग हैं, जिस भाषा में कार्य कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का प्रयोग, अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि राजभाषा का प्रयोग सरकार के 3 मुख्य अंगों द्वारा किया जाता है। सरकार के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। समझ में आया कि भाषा जिसका प्रयोग सरकार के 3 अंगों द्वारा किया जाता है, वह भाषा जिसका प्रयोग सरकार के 3 अंगों द्वारा किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो आप लोग को समझ में आया कि राजभाषा किसे कहते हैं? मुझे लगता है कि अब स्पष्ट हो गया होगा कि सरकार जिस भाषा में काम करती है, जिस भाषा का प्रयोग करती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। ये क्लियर हुआ? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि संपर्क भाषा क्या है। तो संपर्क भाषा की सबसे एक सिंपल एक डेफिनेशन है कि अर्थात जब एक अहिंदी भाषा भाषी एक दूसरे भाषा भाषी से संपर्क बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। यानी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक जो संपर्क वर्ड है उससे हमें क्लियर होता है कि एक दूसरे से विचार विनिमय करने के लिए, एक दूसरे को बातें बताने के लिए हमें जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो अभी हमने क्या देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषाओं के विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, वो हमने देखी। उसके बाद भाषा के जो प्रशासनिक रूप है, राजभाषा, संपर्क भाषा, उसको हमने देखा। अब हम आते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। सबसे पहले हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो हमने अभी देखा कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, लेकिन जो बोली का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। सीमित बोली अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है और भाषा देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है।
बोली का क्षेत्र अलग अलग होता है, कोई अवधी बोली बोलता है, कोई कन्नौजी बोलता है, कोई ब्रज बोलता है। तो इन्हीं बोलियों के आधार पर क्षेत्रों को बांटा गया है। आप लोग जिस क्षेत्र के होंगे, आपके क्षेत्र में अलग बोली बोली जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि वो सिर्फ क्षेत्र तक सीमित होती है, और भाषा देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा है, आप देश के किसी भी भाग में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी मिल जाएगी। उसी तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि हिंदी भाषा है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, और जो बोली है उसका क्षेत्र सीमित होता है। अब जो बोली है, बोली का कोई अपना व्याकरण नहीं होता। भाषा व्याकरणबद्ध होती है, भाषा व्याकरण के बिना नहीं बोली जा सकती, लेकिन बोली का कोई अपना व्याकरण नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है। फिर बोली परिष्कृत नहीं होती, बोली कभी परिष्कृत नहीं होती, और दूसरा कोई भी इसका शास्त्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुई कुछ बोली के संबंधित तथ्य हुए। आप लोगों को उम्मीद करते हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रशासनिक रूप क्या है, विद्वानों द्वारा भाषा की कौन सी परिभाषाएं दी गई है, और भाषा और बोली में अंतर क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी आप लोग को कैसा भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे की जो टॉपिक है हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए। उसके बाद मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।